हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 57 से अपना लेक्चर बीएनएसएस का कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 57 सेज person arrested to be taken before a magistrate or officer in charge of a police station। जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस करना होगा। सो पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, जब उन्होंने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है बिना किसी अननेसेसरी डिले के, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरइन कंटेन्ड एज टू बेल, जो भी बेल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उसको ध्यान में रखते हुए टेक, या तो उसको लेकर के जाएंगे या फिर उसको भेज देंगे, हो सकता है किसी और ऑफिसर के द्वारा भेज दिया जाए उसे, अरेस्ट पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने जिनके पास जुरिसडिक्शन है इस केस को ट्राई करने का, और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या फिर वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने भी भेज सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 58 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 58 कह रहा है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा आप जो है उस पर्सन को अपने गिरफ्त में नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द केस इज रीजनेबल, and such period shall not, in the absence of the special order of the magistrate in the section 187, exceed 24 hours। भाई देखो, अगर सेक्शन 187 में कोई स्पेशल ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का तो ठीक है, कोई बात नहीं, 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर उनका नहीं है तो किसी भी केस में 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगा टाइम। एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूड कर दिया है वो द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट और टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्लेस ऑफ अरेस्ट है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में लग गए 2 दिन, तो ये 24 घंटे ज्यादा हो गए, 48 घंटे हो गए, तो ये टाइम को जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जो 2 दिन का टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ अरेस्ट से मजिस्ट्रेट के कोर्ट पहुंचने में जितना टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तब आपको 24 घंटे में वहां पर प्रोड्यूस करना है। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 59, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। It says officers in charge of police station shall report to district magistrate। district magistrate को वो report करेंगे, और if he so directs to the sub divisional magistrate, या तो district magistrate को कर दो, या फिर अगर district magistrate कह रहे हैं तो SDM को भी किया जा सकता है। The case of all persons arrested without warrant, जिनको भी आपने without warrant arrest किया है उन सारे person का केस जो है या तो DM को या तो SDM को किया जा सकता है within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise। कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब बात सिर्फ इतनी है कि जितने भी सारे केसेस हैं जिन पर्सन को आपने अरेस्ट किया है बगैर वारंट के, ऐसे जो केसेस हैं जहां पर आपने किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, वो सारे केसेस आपको डीएम को, नहीं तो डीएम ने अगर कहा है तो एसडीएम को आपको फॉरवर्ड करने होंगे। ठीक, बताना होगा उनको। एंड ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्सन को आपने बेल पे छोड़ा है या नहीं छोड़ा। ठीक, तो ये बात है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 60, सेक्शन नंबर 60 कह रहा है discharge of person apprehended। No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his bond or bail bond or under the special order of a magistrate। किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, जिसको अरेस्ट किया उसने ऐसे ही नहीं डिस्चार्ज कर देगा। या तो बॉन्ड पे डिस्चार्ज करो, या तो बेल बॉन्ड पे डिस्चार्ज करिए, या फिर जो है मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर लेकर के आइए जो है डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक, सेक्शन नंबर 61 क्या कह रहा है? पावर on escape to pursue and retake। Subsection 1 says if a person in lawful custody escapes or is rescued, वो escape कर गया या उसको rescue किया गया, मतलब भाग गया तो उसको दोबारा पकड़ करके लाए हैं, the person from whose custody he escaped or rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India। जिसकी कस्टडी से वो बंदा भागा है, जिसकी भी कस्टडी से वो बंदा भागा है, उसको जो है वो तुरंत से जितनी जल्दी हो सके वहां पे कहीं पर भी वो गया है, कहीं पर भी अगर उसको लग रहा है रीजनेबल जो है उसको सस्पिशन है कि यहाँ गया, कहीं पर भी गया, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली वहां पे उसको फॉलो करेगा, पकड़ करके लेके आएगा। ठीक, the provisions of section 44 shall apply to arrest under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। यहाँ पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे, कोई भी पर्सन के बारे में बताया गया, कोई भी पर्सन, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। अगर आपकी कस्टडी से वो बंदा भागा है तो आपको जो है वहां पे उसको फॉलो करना होगा, मतलब कि आपको उसको दोबारा उठा करके लाना होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा वारंट के अंडर काम कर रहा हो या फिर वो पुलिस ऑफिसर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक,
सेक्शन नंबर 44 के, अच्छा एक मिनट, सेक्शन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 शेल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1। सेक्शन नंबर 44 के जो है जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है, सब सेक्शन 1 में। ऑल्दो द पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग, भले ही वो जो, हाँ ठीक है, भले ही वो पर्सन वारंट के अंडर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वो पर्सन पुलिस ऑफिसर है या नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सेक्शन नंबर 62 सेज अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। और आपका जो है सेक्शन नंबर 60 सीआरपीसी में यही बात लिखी हुई थी, बस यहाँ अकॉर्डिंग टू संहिता की जगह अकॉर्डिंग टू कोड था 60A में, 60A में आई गेस, उसमें भी यही बात लिखी थी कि जो भी अरेस्ट कर रहे हैं आप, इस संहिता के अंडर ही होना चाहिए, इसके सरपास नहीं कर सकते आप इस संहिता को। मतलब कि जो भी इस यहाँ पर इस लॉ में लिखा हुआ है उसी के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, एक भी कंडीशन आप उसकी ब्रीच नहीं कर सकते जब आप किसी का अरेस्ट कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो इसमें दी गई हैं उनका ध्यान देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है जो कि प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस के बारे में बात कर रहा है। सामान और वारंट के बारे में हम यहाँ इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपका अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। केसेस की टेंशन मत लीजिएगा, आपको लग रहा होगा केसेस नहीं हो रहे हैं, केसेस का के अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगी, जहाँ पर जैसे एक चैप्टर का या एक टॉपिक के अलग से केसेस, क्योंकि अभी देखो केसेस बीएनएसएस आपका नया है, तो जो सीआरपीसी के केसेस हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं, वो लैंडमार्क ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ नए केसेस आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। जो पुराने केसेस हैं हम उससे ही अपना कॉन्सेप्ट और अभी फिलहाल के लिए क्लियर कर लेंगे, जब तक कि कोई नया केस नहीं आता है, ठीक है। तो जो सीआरपीसी के केसेस हैं वही हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोज में। उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी, लेक्चर जल्दी आएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम केसेस वहां से कवर करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।